नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, तो सभी लोग ठीक होंगे, जुड़ गए हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ में इस क्लास को हमेशा की तरह हम एक काम करते हैं, वो है शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर इस चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो एक शानदार पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम एक शानदार एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आप जुड़ गए हैं तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो भी कंसेप्ट और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है उसको इसमें नोटबुक में नोट करना न भूलें। चलिए दोस्तों, तो एक शानदार एमसीक्यू सीरीज जो दाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है बाय दाकड़ सर। एनक्लेक्स, नॉर्सेट, एचटीपीजीआई, केजीएमयू, आरआरबी, जीएमसीएस, सीएचओ, स्टाफ नर्स, ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले जितने भी एग्जाम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आएगा ऐसा का ऐसा हूबहू आएगा। बस क्वेश्चन का जो नजरिया है वो बहुत अच्छा है और आपके लाइक क्वेश्चन है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, समझ के हमको पढ़ना है और इन चीजों को, क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट करते चलना है। चलिए, तो आपकी रोजाना 9 बजे ये क्लास रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको पता रहे जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ से आपको बता रहे हैं उनको नोटबुक में नोट जरूर करना है। एक शानदार एनर्जी के साथ में क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पहला स्क्रीन पर शो है आपका क्वेश्चन, पढ़िए और अपना आंसर निकाल लीजिए, बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो पढ़ते हैं और सीखते हैं क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी पर जो काम रहता है वो है क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन सोल्व मतलब क्वेश्चन को समझना, किस प्रकार से क्वेश्चन में चीजें पूछी जा रही हैं, क्या क्या वैल्यू उसमें दे रखी है, मेनली उन वैल्यूज को और क्या पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो। फिर उसके चारों आंसरों की ओर जाओ, जो आंसर सही रहेगा उस पर हम टिक करेंगे। तो चलिए, अ क्लाइंट विद सस्पेक्टेड रीनल डिसीज, पहला सिनेरियो आपके सामने आ चुका है। एक क्लाइंट है जो सस्पेक्टेड है रीनल डिसीज। रीनल डिसीज मतलब किडनी की बीमारी, इज टू अंडरगो अ रीनल बायोप्सी, और उसका रीनल बायोप्सी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। रीनल बायोप्सी अर्थात बायोप्सी वर्ड आपने सुना होगा बच्चों, किसी भी टिश्यू का सैंपल लेना। ठीक है, टिश्यू का सैंपल लेना क्या कहलाता है? बायोप्सी। तो यहाँ पर रीनल मतलब किडनी के हमें बायोप्सी करनी है, वहां का हमें सैंपल लेना है। डॉक्टर ने एक ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया है, तो उस दौरान द नर्स प्लान टू इंक्लूड विच स्टेटमेंट इन द टीचिंग सेशन। बताइए, तो नर्स पेशेंट को समझा रही है, उस दौरान उसके जो टीचिंग सेशन है उस दौरान कौन सा स्टेटमेंट नर्स इस सेशन में इंक्लूड करेगी, ये आपके एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं, एक एक आंसर की ओर चलते हैं, अपने अनुभव को इधर दोहराते हैं और जो रहे सही आंसर लगेगा उस पर अपन टिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला ए, यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। यू विल बी सिटिंग पोजीशन फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। क्या बच्चों आपको पता है रीनल बायोप्सी जब हम करते हैं उस दौरान कौन सी पोजीशन हम यूज में लेते हैं? तो याद रखना दोस्त बच्चों, प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन लेते हैं हम यूज में? प्रोन पोजीशन यहाँ पर हम यूज में लेंगे। तो यहाँ पर तो सिटिंग की बात हो रही है, तो क्या नर्स इसको टीचिंग सेशन में रखेगी क्या, कि नर्स को बैठाकर हमें सैंपल लेना है? ठीक है, नहीं, पेशेंट को हमें बैठाकर सैंपल नहीं लेना है, नर्स पेशेंट को नहीं बैठाएगी, पेशेंट हमेशा प्रोन पोजीशन में ही रहता है। इसको लिख लीजिए, रीनल बायोप्सी जब भी हम मरीज की करेंगे तो हमेशा उसको प्रोन पोजीशन में लेकर हम सैंपल लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं अपन, पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट। जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं क्या वो पेन पैदा करेगा और मरीज को डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा? ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, आगे के ऑप्शन अपन देख लेते हैं, फिर आगे अपन चीजों को समझते हैं। थोड़ा सा रुकिए बच्चों। अब देखिए, यू विल बी गिवन सम मेडिकेशन टू एनेस्थाइज एरिया। यू विल बी गिवन सम मेडिकेशन टू एनेस्थाइज द एरिया। आपको प्रोसीजर करने से पहले एनेस्थेसिया देने की आवश्यकता है क्या?
तो बच्चों में एक चीज बता दूं, रीनल बायोप्सी जब हम करते हैं तो कोई भी एनेस्थेसिया देने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। रीनल बायोप्सी प्रोसीजर में एनेस्थेसिया डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एनेस्थेसिया देने की बात हो रही है तो नर्स टीचिंग सेशन में ये वाली बात भी नहीं रखने वाली। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक फ्लूइड फॉर 24 आवर बिफोर द स्टडी। हमें रीनल बायोप्सी करनी है, इसके ऊपर यू विल नॉट मतलब हमको पानी नहीं देना है। कितने घंटे तक? 24 घंटे तक मरीज को पानी देने के लिए मना कर रही है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है। जब हम रीनल बायोप्सी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ स्पेशली नहीं है कि उसे 24 घंटे तक बिल्कुल आप पानी ना दें, पानी देंगे। यहाँ पर नोट नहीं होता तो बात ठीक थी, बाकी नोट है मतलब नहीं देंगे मतलब गलत बात है। टीचिंग सेशन में नर्स ये वाली बात और सिटिंग पोजीशन वाली बात और एनेस्थेसिया वाली बात नहीं बताएगी। एक बात नर्स ने यहाँ पर अच्छी कर दी, वो क्या है? पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर। जब हम ये प्रोसीजर करेंगे तब मरीज को पेन होगा और उसे डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। इसके बारे में टीचिंग सेशन में नर्स अपने मरीज को बता देगी पहले से ही। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी। चलिए, तो एक शानदार क्वेश्चन आज की पहली क्लास का और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। पोजीशन से संबंध मैंने आपको बता दिया। रीनल बायोप्सी जब हम टिश्यू सैंपल लेते हैं उस दौरान प्रोन पोजीशन हम मरीज को देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए इसमें रीनल बायोप्सी का प्रोसीजर बताया गया है। क्या बताया गया है? रीनल बायोप्सी का प्रोसीजर, मरीज को हम उल्टा लेटाएंगे, प्रोन पोजीशन हम मरीज को देंगे, किडनी से हमें सैंपल लेना रहता है। तो ये अगर निडल पूछ ली जाए, ये बायोप्सी निडल, जो निडल इमेज बेस्ड प्रश्न आ जाए तो इसको देख लेना बच्चों। बाकी की ये पोजीशन उसकी कौन सी पोजीशन रहेगी? प्रोन पोजीशन रहेगी। अब जब हम सैंपल लेते हैं उस दौरान क्रॉस सेक्शन शोइंग बायोप्सी निडल एंटरिंग द किडनी, हम वहां पर बायोप्सी निडल को इंसर्ट करेंगे, किडनी से हम सैंपल लेंगे और हमारा प्रोसीजर पूर्ण हो जाएगा। इसमें एनेस्थेसिया लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो पेन और डिस्कम्फर्ट मरीज को होगा, तो इसके बारे में हम उसको पहले से ही बता देंगे। चलिए, तो शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। पढ़ते हैं, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट विद पॉसिबल परनीशियस एनीमिया। दोस्तों एक मरीज है, नर्स इज परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट विद पॉसिबल परनीशियस एनीमिया। नर्स क्या कर रही है? असेसमेंट कर रही है कौन से क्लाइंट का? जिसको परनीशियस एनीमिया हो रखा है। विच डाटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। नर्स कैसे पहचानेगी कि इसको परनीशियस एनीमिया हुआ है? ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। क्या इसके साइन एंड सिम्टम है? किसको आप जानोगे कि परनीशियस एनीमिया होता कैसे है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, नोटबुक में नोट कर लेना। परनीशियस एनीमिया की बात करें तो आपके शरीर में डेफिशिएंसी इन विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी होना कौन सा एनीमिया कहलाता है? परनीशियस एनीमिया इन द ब्लड परनीशियस एनीमिया, डेफिशिएंसी B12 इन द ब्लड कौन सा एनीमिया कहलाएगा? परनीशियस एनीमिया यहां पर कहलाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि परनीशियस एनीमिया, ये तो हमें पता चल गया कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती कैसी है? तो इसके अलग अलग कारण है बच्चों। देखिए सबसे पहले परनीशियस एनीमिया होता क्या है? ये क्या है? एक तो ऑटो रेस्पॉन्स काम करता है। कैसे? ऑटो रेस्पॉन्स। इसमें कंडीशन क्या बनेगी? जब एक कंडीशन हमारी बॉडी में होगी, जब हम बात करें तो स्टोमक, आपने नाम सुना होगा, स्टोमक में क्या होते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? विटामिन, ये एक प्रोटीन होती है जो क्या करती है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराती है। जब ऑटो रेस्पॉन्स आपकी बॉडी में हुआ है उस दौरान क्या होगा? स्टोमक के इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। ऑटो रेस्पॉन्स होने की वजह से बॉडी में आपके जो स्टोमक है, उसके स्टोमक की जो लेयर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, उसकी डैमेज हो जाने की वजह से क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर
प्रोड्यूस नहीं होगा। प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाएगी और कंडीशन बन जाएगी परनीसियस एनीमिया। और भी इसके अन्य कारण होते हैं। दूसरा कारण क्या रहेगा, स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पर सर्जरी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है, तो उस दौरान स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है तो उस दौरान क्या होगा बच्चों, ये भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं होता है, क्योंकि स्टोमक की सर्जरी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में डिस्टरबेंस आ जाएगा, इसकी वजह से डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तीसरा जो मुख्य कारण होता है वो क्या है, डाइटरी पैटर्न। कौन सा होता है, डाइटरी पैटर्न अगर पेशेंट का गलत है तो उस दौरान भी B12 का डिस्टरबेंस हो सकता है और मरीज को कंडीशन हो जाएगी परनीसियस एनीमिया। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की ओर कि कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। ये तो हमने परनीसियस एनीमिया का डाइसेक्शन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अब वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड इन 2 वीक्स, ये बात थोड़ी गलत तो है। वेट लॉस हुआ 10 पाउंड इन 2 वीक, 2 वीक में, पर परनीसियस एनीमिया में एक कंडीशन देखने को नहीं मिलती, गलत तो है। चलो आगे पढ़ते हैं। कंप्लेंट ऑफ नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, नंबनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिलती है एनीमिया में, बट नॉट सीन इन पर्टिकुलरली इन परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया में नहीं देखने को मिलती, तो ये बात भी गलत है। रेड बीपी टंग, दोस्तों परनीसियस एनीमिया का क्लासिकल साइन होता है रेड बीपी टंग, मरीज की रेड कलर की बिल्कुल रेड बीपी टंग देखने को मिलती है। चलिए ये बात तो सही है और ये आंसर भी सही है। हीमोग्लोबिन लेवल 12.0 ग्राम पर DL, हीमोग्लोबिन लेवल, तो बच्चों यहाँ पर ये वाली चीजें सही हैं, हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करें तो कौन सी चीज है जो परनीसियस एनीमिया को डायग्नोस करने में मदद कर रही है, तो वो तो है रेड बीपी टंग। इसके साथ में परनीसियस एनीमिया के साथ में पेल स्किन मरीज में देखने को मिलती है, नोट कर लेना, पेल स्किन, डिस्कम्फर्ट उसको देखने को मिलेगा, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, वीकनेस बॉडी में देखने को मिलेगी। इसके साथ में मरीज को हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। अन्य कई सिम्टम परनीसियस एनीमिया के साथ में मरीज को देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने परनीसियस एनीमिया होता कैसे है, डेफिशिएंसी इन विटामिन B12, ऑटो रेस्पॉन्स हो जाने की वजह से आपके स्टोमक में इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोड्यूसन सही ढंग से नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, बॉडी में आ जाती है कमी विटामिन B12। दूसरा कारण है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हो जाने के कारण वही सेम फैक्टर, डाइटरी पैटर्न एबनॉर्मल हो गया है तो विटामिन B12 की कमी होना, इस प्रकार से आपके परनीसियस एनीमिया होगा। कुछ इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम आप में देखेंगे। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम परनीसियस एनीमिया का होता है रेड बीपी टंग, परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक इंपोर्टेंट चीज है मैं वो आपको बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात आई है, HB की, हीमोग्लोबिन की हम बात करें HB, तो बच्चों नॉर्मल कितना होता है, 12 से लेके हम नॉर्मल काउंट करते हैं 13, मान लीजिए 13 से 16 ग्राम पर DL नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज होती है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए ये 3 प्रकार से डेफिशिएंसी HB से लेकर मरीज में देखने को मिलती है। तो एक होती है, सबसे पहले कौन सी होती है, माइल्ड, कैसी होती है, माइल्ड, एक होती है मॉडरेट, और एक कंडीशन बनती है आपकी सीवियर। तो तीनों में डाटा आपको याद रखना है। HB का नॉर्मल कितना हो गया, 13 to 16 ग्राम पर DL। अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू 11 से 12 ग्राम पर DL के बीच में आती है, इसे बोलेंगे माइल्ड एनीमिया। क्या बोलेंगे हम इसे, माइल्ड एनीमिया। अगर कंडीशन बनती है आपकी 9 से लेके 10, तो 9 से 10 ग्राम पर DL, तो इसे बोलेंगे हम मॉडरेट एनीमिया। सीवियर कब बोलेंगे, लेस देन 8 से कम है, 8 से कम HB अगर आपका आ रहा है तो कंडीशन रहेगी आपकी सीवियर एनीमिया, और मरीज को यहाँ पर ब्लड लगाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। सीवियर एनीमिया के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है।
ब्लड लगाने की आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है 13 to 16 ग्राम पर डीएल। उसके बाद हम बात करें माइल्ड कितना होता है 11 to 12 ग्राम पर डीएल वैल्यू आ रही है, तो माइल्ड एनीमिया को इंडिकेट करेगी। मॉडरेट की बात करें तो 9 to 10 ग्राम पर डीएल, सीवियर की बात करें तो 8 से कम, उस दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मरीज को कराना पड़ सकता है। तो आज की क्लास के 2 शानदार क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पढ़िए और इसका हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर शो है, पढ़ते हैं अपन। अ क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम विद अ पॉसिबल फ्रैक्चर्ड फीमर। एक मरीज है जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसको कंडीशन है पॉसिबल फ्रैक्चर्ड फीमर, उसकी फीमर क्या है फ्रैक्चर हो गई है। नर्स शुड एंटीसिपेट एन ऑर्डर फॉर, क्या ऑर्डर करेगी वो, चलिए। टेंडलवर्ग पोजीशन, क्या मरीज को फीमर फ्रैक्चर वाले मरीज को टेंडलवर्ग पोजीशन देते हैं, कतई नहीं देते। आइस टू द एंटायर एक्सट्रीमिटी, एंटायर एक्सट्रीमिटी के लिए आइस उपयोग नहीं करते हैं। डू नॉट यूज, लिख लेना भैया। माइट बहुत रेयर कंडीशन में यूज करते हैं, बाकी डू नॉट यूज। बक्स ट्रैक्शन, तो दोस्तों मिल गया आंसर। बक्स ट्रैक्शन हम फीमर फ्रैक्चर वाले मरीज को लगाते हैं। बक्स ट्रैक्शन रीअलाइन द लेग्स, उसको पोजीशन को ठीक करेगी फीमर को, और ये क्या करेगी वहां पर हुए क्रैम्प्स, उसके क्रैम्प्स को, ठीक है, और साथ में पेन को क्या करेगी ये, और स्पाज्म को, तीनों चीजों को क्या करेगी डिक्रीज करेगी। उसको पेन कम होगा, स्पाज्म कम होगा, क्रैम्प्स थोड़ा फील कम होगा। तो रियलाइन द लेंग्स एंड पेन एंड स्पाज्म डिक्रीज। बक्स ट्रैक्शन हम मरीज को लगाएंगे। एंड एबडक्शन पिल्लो, तो दोस्तों फीमर फ्रैक्चर के साथ में एबडक्शन पिल्लो का उपयोग नहीं करते हैं। एबडक्शन पिल्लो का उपयोग हम करते हैं, आपने एक कंडीशन सुनी होगी, टोटल हीप रिप्लेसमेंट। जब टोटल हीप रिप्लेसमेंट होता है उस दौरान ही हम बक्स की जगह एब्डोमिनल पिल्लो उसको लगाएंगे। टोटल हीप रिप्लेसमेंट के दौरान एबडक्शन पिल्लो का यूज किया जाता है। फीमर फ्रैक्चर हुई है उस दौरान हम एबडक्शन पिल्लो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके सामने थी, आंसर हमको मिल गया है। फीमर फ्रैक्चर में कौन से ट्रैक्शन यूज करेंगे, बक्स ट्रैक्शन। नीचे इमेज दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से इमेज बेस्ड प्रश्न अगर आ जाए तो ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये बन रहा है, आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, जब भी हम बक्स ट्रैक्शन लगाते हैं उस दौरान जो हमने वेट उसको लगाया है वो कभी भी 10 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट नॉट अबव द 10 पाउंड, स्टार लाइन बना लेना। जब हम उसको वेट यहाँ पर ट्रैक्शन लगाते हैं तो उस दौरान 10 पाउंड से ज्यादा वजन मरीज के नहीं लगाना है। ये देखिए ट्रैक्शन लगा हुआ है और वेट अपन ने कितना 10 पाउंड से कम यूज यहाँ पर करना है। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी मसल्स स्पाज्म डिक्रीज होंगे, साथ में उसको पेन भी नहीं होगा, और जो उसकी पोजीशन है वो रियलाइन हो जाएगी, लेग की पोजीशन सीधी रहेगी। चलिए अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, अ क्लाइंट विद कैंसर इज अंडरगो इंट्रावेनस पाइलोग्राम, द नर्स शुड, क्या करेंगे भैया, एक मरीज है कैंसर का, ठीक है, टू अंडरगो इंट्रावेनस पाइलोग्राम। पाइलोग्राम इंट्रावेनस आईवी पाइलोग्राम क्यों करते हैं, हम वहां की पोजीशन को देखने के लिए, केस की पोजीशन को देखने के लिए। एक इमेज हम यहाँ पर लेंगे, इमेज हम यहाँ पर लेंगे, क्यों, अब आईवी पाइलोग्राम जब हम करते हैं तो इमेज पोजीशन की लेंगे, हम क्या करेंगे डाई इंसर्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, हम डाई इंसर्ट कराएंगे आईवी, और मशीन से चेक करेंगे कि वहां पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो इंट्रावेनस पाइलोग्राम स्ट्रक्चर मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, कैंसर हमको देखना है, और ये किडनी कैंसर के लिए यूज में लेते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर अपन आईवी डाई इंसर्ट कराएंगे और वहां पर इमेज और पोजीशन हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं, एक कंडीशन है, अ फोर्स फ्लोड 24 आवर बिफोर द प्रोसीजर। क्या जब हम आईवी पाइलोग्राम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस दौरान अपन को फोर्सफुली 24 आवर तक फ्लूइड देने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी, अपन पूछेंगे कि भैया अभी आप जस्ट वॉइड करके आए हो क्या, नहीं। होल्ड मेडिकेशन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हावर प्री एंड पोस्ट टेस्ट। होल्ड द मेडिकेशन, मेडिकेशन को होल्ड करने की आवश्यकता है क्या,
तो भैया होल्ड करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती IV पाइलोग्राम जब हम करते हैं तो। कवर द क्लाइंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्स-रे शील्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी हम कवर नहीं करते हैं ड्यूरिंग द IV पाइलोग्राम। अब हम बात करें दोस्तों, उससे पूछेंगे, आंसर जाएगा आपका बी। पूछेंगे कि भैया आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। आप तुरंत अभी टॉयलेट करके तो नहीं आए हैं, वॉइड करके तो नहीं आए हैं, तो उससे होगा क्या कि जब पेशेंट एकदम से वॉइड करके आता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, देखिए इधर किडनी, आपका जो यूरेथ्रा है वो क्या होगा, खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ब्लेडर खाली हो जाने की वजह से आपकी इमेज कैसी आएगी, क्लियर इमेज आएगी। कैसी आएगी, क्लियर इमेज आएगी, और डॉक्टर जो डायग्नोसिस निकालना चाह रहा है वो निकाल सकेगा। तो वहां पर अपन उससे पूछ लेंगे, आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। वॉइड करके नहीं आया हो तो कर आओ। अगर आपका ब्लेडर फुल है तो ये क्या करेगा, उस दौरान यूरेथ्रा की और यूरेटर की और वहां पर किडनी की इमेज सुस्पष्ट नहीं आएगी, क्लियर रूप से नहीं आएगी, तो इसलिए उससे कहेंगे कि आप वॉइड करके आइए, तभी आपकी इमेज आएगी। IV पाइलोग्राम मैंने बता दिया, डाई इंसर्ट करते हैं टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर किडनी, यूरेथ्रा एंड ब्लेडर। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये हमने समझ लिया, ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इंट्राविनस पाइलोग्राम, ये रहा देखिए, IV इंसर्ट करते हैं हम पाइलोग्राम, जिससे क्या होगा, अपन इसकी स्ट्रक्चर को क्लियर ले सकें। कॉन्स्ट्रक्ट डाई इंजेक्ट कराते हैं टू द वेन्स, जिससे इस प्रकार की इमेज हम लेते हैं और क्लियरली हमको दिखाई दे रीनल, किडनी, पेल्विस और यूरेटर्स। एक्सरे हम करते हैं तो IV पाइलोग्राम क्या होता है, एक प्रकार का एक्सरे है जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट कराते हैं वेन में और फिर मरीज की पिक्चर लेते हैं। चलिए अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पढ़िए और जवाब दीजिए। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद मैलिग्नेंसी। एक मरीज है मैलिग्नेंसी के साथ में। द नर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर इज टिस। द नर्स शुड प्लान केयर फॉर ट्यूमर। बताइए दोस्तों, तो आपने कैंसर की बात आई है, कर्क रोग हम जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कैंसर का क्लासिफिकेशन आपने सुना ही होगा, TNM। अगर किसी मरीज को कैंसर हुआ है तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, प्राइमरी साइट में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो किसको इंडिकेट करेगा, T को। प्राइमरी साइट में अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा T को। अगर कोई ट्यूमर, ये यहां पर ट्यूमर है, ट्यूमर के साथ में क्या इन्वॉल्व हो गया है, लिम्फ नोड, वो भी कौन सा, नियर बाई। जौन से एरिया में ये ट्यूमर पैदा हुआ है उसके नियर बाई लिम्फ नोड तक अगर एक कैंसर क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, N। ये किसको इंडिकेट करेगा, नोड को, क्योंकि इसने लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लिया है नियर बाई लिम्फ में, वहां तक स्प्रेड हो चुका है ये ट्यूमर। लास्ट कंडीशन आती है M, जो किसको इंडिकेट करती है, मेटास्टेसिस। किसको इंडिकेट करती है, मेटास्टेसिस। मतलब इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड हो जाएंगी, प्राइमरी साइट के साथ में इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहेंगे, साथ में ये किसको कवर कर लेगी, एक ऑर्गन को भी कवर कर लेगी। तो कंडीशन हो जाएगी प्राइमरी साइट में भी स्प्रेड है, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गया है और ऑर्गन तक भी फैल चुका है कैंसर। तो TNM से हम कैंसर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। T इज इंडिकेट फॉर स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इन प्राइमरी साइट एंड लिम्फ नोड स्प्रेड नियर बाई विद लिम्फ नोड एंड ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस। प्राइमरी साइट्स इन्वॉल्व रहेगी एंड इंक्लूड लिम्फ नोड एंड ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, तो हम कैंसर की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्राइमरी ट्यूमर टिश्यू T की बात हो रही है, तो किसको इंडिकेट करेगा, दैट इज कैन नॉट बी असिस्ट। असिस्ट तो हम कर सकते हैं, गलत बात है, दैट इज इन सिटू। तो ये राइट आंसर क्या जाएगा आपका B। T किसको इंडिकेट करता है, प्राइमरी साइट में ट्यूमर हुआ है उसके लिए। विथ इंक्रीजिंग लिम्फ नोड, अभी अगर यहाँ पर नोड की बात आती, नोड का पूछ रहा होता, सिट की जगह
टी की जगह क्या पूछ रहा होता, नोड की बात हो रही होती, लिम्फ नोड की, तो आंसर ए जाता, तो ए भी गलत है और मेटास्टेसिस भी गलत है। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना, दैट इज इन सिटू, टी की बात कर रहा है ये, तो टी क्या होता है, प्राइमरी साइट में जो ट्यूमर स्प्रेड हुआ है उसके बारे में बात करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। एक क्लाइंट है, इज 2 days पोस्ट ऑपरेटिव कोलोन रिसेक्शन, 2 दिन पहले उसका क्या हुआ है, कोलोन रिसेक्शन हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है। आफ्टर अ कफिंग एपिसोड, उसको कफिंग एपिसोड के बाद क्लाइंट वुड एविसरेट, कोलोन रिसेक्शन एरिया में एविसरेट हो गया है, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो बच्चों एविसरेशन क्या होता है और डेहिसेंस क्या होता है, दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो एविसरेशन मतलब क्या होता है, एक प्रोट्रूजन, जो प्रोट्रूजन रहता है उसका आउट होना, क्या होना, एक लंबा सा प्रोट्रूजन का आउट होना। और डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, इसे बल्जिंग भी बोल सकते हैं, क्या है, बल्जिंग प्रोट्रूजन का आउट होना क्या कहलाता है, एविसेंस। और डेहिसेंस एक वर्ड आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेहिसेंस। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ टांकों का खुलना, क्या, टांकों का खुलना, छोटा सा टांका है वो क्या गया है, खुल गया है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डेहिसेंस। तो कंडीशन हो गई। तो विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, इस दौरान एविसरेट कंडीशन हो गई है, कोलोन रिसेक्शन हमने वहां पर किया था, एक प्रोट्रूजन आउट हो गया है, तो उस दौरान हमें क्या करना है, रीइंसर्ट द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन, जो प्रोट्रूजन एरिया है उसे रीइंसर्ट करेंगे और कवर कर देंगे 4x4 सरफेस से। कवर द वुंड विथ स्टेराइल, हम कवर करेंगे स्टेराइल वुंड को और एवीडी ड्रेसिंग कर देंगे। कवर द वुंड विथ स्टेराइल सलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग, अप्लाई एन एब्डोमिनल बाइंडर एंड मैनुअल प्रेशर टू द वुंड। तो दोस्तों ना तो हम प्रोट्रूडिंग ऑर्गन को कवर करेंगे और ना ही उसके ऊपर कोई 4x4 की ड्रेसिंग करेंगे। दूसरी चीज एवीडी ड्रेसिंग भी हम इसके साथ में नहीं करते हैं। राइट आंसर जाएगा आपका सी, हम क्या करेंगे, जो स्टेराइल सलाइन है सॉक्ड ड्रेसिंग, उससे हम उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। उसके बाद हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आपका रहेगा सी, अप्लाई एन एब्डोमिनल बाइंडर एंड मैनुअल प्रेशर हम वहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोट्रूजन का फटने का खतरा वहां पर रहता है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, सी। चलिए ये रहा आपका, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। इमेज बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए एविसरेशन और डेहिसेंस, तो इसमें प्रोट्रूजन आउट होता है एविसरेशन में, और डेहिसेंस में क्या होता है, सिर्फ ओपन द वुंड, एक टांका खुल जाता है, वुंड खुल जाता है, लेकिन एविसरेशन कंडीशन क्या बनती है, प्रोट्रूजन आउट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है इसमें, और इसमें हम क्या करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन इंटरनल ऑर्गन टिश्यू थ्रू द ओपन वुंड आ गया है बात। यूजुअली हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट वुंड क्लोजर, सर्जिकली कॉम्प्लिकेशन और एक्सेसिव टेंशन ऑन द वुंड। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से या एक्सेसिव टेंशन हो जाने की वजह से क्या होगा, वो वुंड खुल जाता है। उस दौरान हमें जरूरत पड़ती है अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन की टू प्रोटेक्ट एंड रिपोजिशन द एक्सपोजर। तो दोबारा सर्जरी करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। कौन सी कंडीशन में, एविसरेशन में। अगर डेहिसेंस की बात करें तो द पार्शियल कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लेयर सर्जिकल इंसिजन वुंड ऑफन रिजल्टिंग इन द एक्सपोजर अंडरलाइंग द टिश्यू, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। कैन रिजल्ट फ्रॉम फैक्टर सच एज पुअर वुंड हीलिंग, इन्फेक्शन, सूचर फेलियर, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से आपका क्या होता है, वुंड खुल जाता है, ये इसका कारण है। सर्जिकल इवैल्यूएशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट डेहिसेंस द वेदर, यहाँ पर भी सर्जरी की आवश्यकता होती है, डॉक्टर दोबारा से टांका लगा देता है। तो दोनों इमेज बेस्ड प्रश्न आ जाए तो इसको आप समझ लेना। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपकी क्लास का ये रहा, स्क्रीन पर पढ़िए और जवाब दीजिए। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जानते हैं अपन। एक नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर सर्जरी, नर्स क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है एक क्लाइंट को सर्जरी के लिए। किसके लिए, सर्जरी के लिए। विच आइटम इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू रिमूव बिफोर द सेंडिंग द क्लाइंट टू सर्जरी, उसको सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजना है, ओटी में मरीज को भेजना है, उससे पहले नर्स को ऐसा कौन सा इंपोर्टेंट काम है जो करना है। हियरिंग एड को रिमूव करेगी, हियरिंग एड को रिमूव करेगी, कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव करेगी, बेडिंग रिंग्स को रिमूव करेगी, आर्टिफिशियल। तो देखिए हियरिंग एड्स को रिमूव करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस, बेडिंग रिंग्स, आर्टिफिशियल आई। तो बच्चों इनमें से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है बी। कौन सा, कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि ये क्या करता है,
कॉर्नियल लेयर को क्या करता है, डैमेज करता है। कॉर्नियल लेयर को डैमेज करता है आर्टिफिशियल या कॉन्टैक्ट लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्नियल लेयर को डैमेज करता है। तो ऑपरेशन के दौरान ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, अलाउ ही नहीं है। हियरिंग एड कभी कभी डॉक्टर अलाउ कर देते हैं, इससे ऑपरेशन में कोई खतरा नहीं है। बेडिंग रिंग ये भी कब अलाउ करेंगे, जब टेपिंग हो रखी हो, टेप इस पर चढ़ा रखा हो अंगूठी पे, तो अलाउ कर देते हैं। आर्टिफिशियल से भी इतना खतरा नहीं रहता है। तो एक कंडीशन यहाँ पर है बेडिंग रिंग। बेडिंग रिंग की बात करें, अगर उस पर टेप नहीं लगाएंगे तो अलाउ नहीं करते हैं। मान के चलो किसी नई नवेली दुल्हन की शादी हुई है, भैया मेरे दूल्हा ने पहनाई है, या कोई नई नई गर्लफ्रेंड है मार्केट में, उसने किसी ने उसको पहना दी अंगूठी, तो उसको वो उतार नहीं रही है। तो उस दौरान क्या है, ऐसे कंडीशन में अगर कोई पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो उसको पहनने देंगे, और भैया नहीं उतार रही तो उस पर टेप लगा दो। बाकी कॉन्टैक्ट लेंस तो बिल्कुल अलाउ नहीं रहते हैं, क्योंकि ये कॉर्नियल लेयर को डैमेज कर देते हैं। तो उस दौरान सर्जरी के दौरान नर्स पहले से प्रिपेयर कर दी गई क्लाइंट को कि आपको ये पहनकर नहीं जाना है। चलिए, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। A nurse on the 3 to 11 shift is assessing the chart of a client with an abdominal aneurysm. अभी कल मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व किया था एब्डोमिनल एन्यूरिज्म का। शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसकी सर्जरी होनी है। कंसेंट फॉर्म हैज बीन साइन हो चुके हैं, बट द क्लाइंट इज अनक्लियर अबाउट द सर्जरी। क्लाइंट को सर्जरी के बारे में कोई पता नहीं है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन के बारे में उसको पता नहीं है। विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ द नर्स, नर्स क्या करेगी उस दौरान। तो दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, कॉल द सर्जन एंड आस्क हिम और हर टू सी द क्लाइंट टू क्लेरिफाई द इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो ए, नर्स की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर उस एक्सप्लेन को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगा और वो ही उसके डाउट को क्लियर करेगा। आपको आपके दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो नर्स की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, जो भी ऑपरेशन होना है, जो भी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के रहने वाले हैं, वो डॉक्टर ही उस पेशेंट को समझा पाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशन टू द क्लाइंट, नर्स के अधिकारों में नहीं आता है। चेक इन द फिजिशियन प्रोग्रेस नोट, नर्स के अधिकारों में नहीं आता है। चेक द क्लाइंट फैमिली टू द, ये भी नर्स के अधिकारों में नहीं आता है। तो तीनों क्या हो गए आपके, गलत हो गए। ठीक है, चलिए, तो कंडीशन कौन सी हो गई आपकी, राइट आंसर इज ए। तो हमें क्या करना है, सर्जन को बुलाना है और जो भी उसके डाउट है क्लाइंट के क्लियर करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट फॉर रिस्क ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया, कंडीशन मिल गई आपको हाइपरफॉस्फेटेमिया। फॉस्फेट का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है बच्चों, नोट कर लो, 2.5 से लेके 4.5 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। 2.5 टू 4.5 mg/dl हाइपरफॉस्फेटेमिया की नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हो गई है 4.5 से भी ज्यादा यहाँ पर फॉस्फोरस का लेवल बढ़ गया है। अब पूछ क्या रहा है, विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू ऑब्टेन, नर्स को इस वाक्यों में से कौन सी बात है जो यहाँ पर ऑब्टेन करने की आवश्यकता है। क्या हिस्ट्री लेगी रेडिएशन ट्रीटमेंट नेक रीजन की, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है उससे हाइपरफॉस्फेटेमिया का कोई संबंध नहीं है। हिस्ट्री ऑफ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी से फॉस्फेट लेवल के बढ़ने या घटने से कोई संबंध नहीं है। हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट फूड इंटेक, फॉस्फोरस का खाने पीने से भी कोई संबंध नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात कही है, हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट इन नेक रीजन, इसकी हिस्ट्री हम पहले से ले लेंगे क्योंकि इसका कारण क्या है, नेक रीजन में होती है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों, पैराथायरॉयड ग्लैंड, विच ऑन सिचुएटेड ऑन कौन सी, थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड पर प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेंटेनेंस बनाए रखना, एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का मेंटेनेंस कौन बना के रखती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर नेक रीजन का अगर कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है, सर्जरी हुई है, तो हिस्ट्री अगर ले लेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपका फॉस्फोरस का लेवल कम या बढ़ सकता है। चलिए, तो राइट आंसर आपका कौन सा गया, हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट
नेग्रिजन। चलिए एक शानदार क्वेश्चन आज की और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, और बहुत ही इंपोर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। पढ़ते हैं और इसका जवाब निकालने का प्रयास करते हैं। अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द एक्यूट केयर यूनिट। एक मरीज है वो भर्ती हुआ है एक्यूट केयर यूनिट में। इनिशियली लेबोरेटरी वैल्यू रिवील सोडियम। हमने जांच में पाया सोडियम कितना आया 170 MEQ पर लीटर। नॉर्मल कितना होता है 135 टू 145 MEQ पर लीटर नॉर्मल रेंज होती है। तो क्या कंडीशन बन गई, हाइपर कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन बन गई, हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन बन गई है यहां पर। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हाट बिहेवियर चेंजेज वुड बी मोस्ट कॉमन ऑफ द क्लाइंट। तो हाइपर नेट्रीमिया के साथ में कौन सी कंडीशन मरीज में देखने को मिलती है, तो मैनिक बिहेवियर देखने को मरीज में मिलता है। दोस्तों जब हाइपर नेट्रीमिया सोडियम लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है तो मरीज का जो बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा, मैनिक बिहेवियर यहां पर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा बी। कंडीशन होती आपकी सोडियम लेवल हो जाता 135 से कम तो आपको देखने को मिलता एंगर, डिप्रेशन और साइकोसिस। तीनों किसके साइन हैं, हाइपोनेट्रीमिया के। ठीक है, तो यहां पर मैनिया की बात हो रही थी तो ये किस में जाएगा, हाइपर नेट्रीमिया में। बाकी के तीनों जो साइन है वो किसकी, हाइपोनेट्रीमिया की। तो दोस्तों आज की शानदार क्लास में सभी का धन्यवाद, और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे होता क्या है, थोड़ा सा प्यार और व्यवहार हमारे टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों आज की लेक्चर बाय धाकड़ सर की शानदार क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर अच्छा होगा और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को हल्के में न लें, नोट करते चलें। हूबहू प्री और मेंस में देखने को मिलेंगे। वादा है मेरा आपसे। थैंक यू बच्चों।